सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एच1 प्राइम, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कोरोना की आहट दुनिया में सुनाई पड़ रही है। तीसरी लहर का जिक्र हो रहा है और तीसरी लहर के बीच में दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान में डरावनी तस्वीर नहीं है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं त्योहारी सीजन में, ऐसा लग रहा है किसी को अब कोरोना का कोई खौफ नहीं रहा है। लेकिन इन सबसे अलग बात एक ये कि इस बीमारी ने बहुत कुछ सिखाया इस दुनिया को, और उसमें दवाइयों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है वो भी सिखाया। हालांकि कोरोना के मामले में कोई दवाई भी कारगर साबित नहीं हुई, और जिस तरीके से इलाज हुआ और कई लोगों ने जान गंवाई, कुछ लोग अपनी जान बचा भी पाए। हमारे साथ खास मेहमान नरेंद्र आहूजा विवेक जी जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका एच1 प्राइम में। आज एक बार फिर से सवाल थोड़ा सा दवाओं को लेकर भी और थोड़ा सा सवाल कोरोना को लेकर भी। तीसरी वेव का जिक्र किया जाता है सर, और ये कहा गया था इसी दौर में तीसरी वेव आएगी, लेकिन भारत में स्थिति फिलहाल ठीक ठाक है और दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक सवाल तो ये कोरोना को लेकर, दूसरा दवाइयों के मामले में आज देश कहां पर खड़ा है? कोई बदलाव कोरोना काल के बाद देखने को मिला? कोई चेंजेस आए, चाहे वो बनाने को लेकर हो या फिर वो इधर से उधर पहुंचाने को लेकर हो या फिर कालाबाजारी को रोकने को लेकर हो? पंकज जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, क्योंकि यही समय बतलाया गया था एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इस समय में ही तीसरी वेव आने की आशंका जताई गई थी जी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने कि स्वयं अपने सुपरविजन में ये पूरा का पूरा जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो कि शायद विश्व का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन प्रोग्राम रहा, और जिसमें यदि कोरोना वैक्सीन कहें तो मैं कह सकता हूं कि अपना देश एक विश्व शक्ति बनकर के उभरा। ना केवल 100 करोड़ से अधिक डोजेज हम वैक्सीन की देने में सफल हो पाए, अपितु पूरी दुनिया में कई जगह वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत भी हम वैक्सीन पहुंचाने में सफल रहे। और ये दिनों रात मेहनत का काम जहां वैज्ञानिकों ने किया कि कोरोना की वैक्सीन विकसित की, मेक इन इंडिया वैक्सीन आई, और इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बीमारी के लिए वैक्सीन हमें बाहर से ना मंगवा करके हम वैक्सीन प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड हम सिद्ध हुए। और ऐसा सिद्ध होने के बाद जब हम इतना बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला पाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा कि हम थर्ड वेव से अभी तक बचे हुए हैं। आपने पंकज जी दूसरा प्रश्न किया कि दवाइयों की उपलब्धता और ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में, तो मैं यहाँ बड़ा स्पष्ट बतला दूं कि पीएम केयर फंड से अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत वर्ष में विभिन्न सरकारी अस्पतालों या जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें जितने पीएसए प्लांट हैं, उनका उद्घाटन एक साथ एक स्थान से किया। और हम सभी ने देखा शायद ऑक्सीजन बनाने की क्षमता अस्पताल में ही उसी स्थान पर पहली बार इतनी बड़ी क्षमता बनाने में हम सक्षम हो पाए। और अगर मैं हरियाणा की बात कर तो हम हरियाणा में भी 40 से अधिक पीएसए प्लांट लगाने में सरकारी अस्पतालों में सफल हुए हैं। और हमारी सरकार ने तो एक निर्णय लिया है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत भी कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं और उनमें 50 बेड से अधिक की सुविधा है, उन्हें अपने ही अस्पताल में पीएसए प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन मेथड से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का प्लांट अपनी बेड कैपेसिटी के हिसाब से लगाना पड़ेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इस प्रकार के बहुत से पीएसए प्लांट आ रहे हैं, केवल पीएम केयर फंड से ही नहीं, अपितु बहुत सी कंपनियां अपने सीएसआर के तहत भी, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसके तहत भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अप्लाई कर रही हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है, लेकिन मुख्य विषय चूंकि आज आप दवाओं का कह रहे हैं तो उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। जी पंकज जी, कोरोना काल में एक और चीज देखी इस देश में, दवाओं के रेट और खासकर कालाबाजारी को लेकर किस तरह के नियम पहले थे और आज है? ऐसा लगता है कि नियम में कितना बदलाव हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। सरकार की तैयारियां कितनी हैं?
अगर कहीं ऐसा हुआ, कोई ऐसी पेंडेमिक इस देश ने फिर से देखा, तो उस दौर में क्या कोई नियम बदला गया है? आप किस तरीके से देखते हैं तैयारियों को? जी देखिए, हम कभी भी, पहला तो जो हमने कहा कि वैक्सीनेशन की है, तो उसके बावजूद भी हमें शांत होकर के या असावधान नहीं होना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये शायद दूसरी वेव आने का मुख्य कारण, जब हम बैठ करके चिंतन करते हैं तो दूसरी वेव आने का मुख्य कारण भी हम देशवासियों ने ऐसा मान लिया था कि शायद मेरे देश से कोरोना चला गया और हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था पंकज जी। जैसे ही हमने देशवासियों ने सावधानी हटाई और जो मुख्य 3 बिंदु थे, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क, इनको हमने जब छोड़ा, त्यागा और ये मान लिया कि चलिए अब तो कोरोना चला गया है, अब क्या करना है, मास्क बांध करके क्या आवश्यकता है, हैंड सैनिटाइजर की क्या आवश्यकता है, सोशल डिस्टेंसिंग की, और फिर से वही सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम प्रारंभ हुए, तो उसके कारण हमने बहुत बड़ी एक सेकंड वेव देखी। लेकिन सेकंड वेव से शिक्षा लेकर के भारत सरकार का एक महकमा है, डिपार्टमेंट है, जिसको हम नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बोलते हैं, और एनपीपीए ने प्रत्येक राज्य में PMRU, जिसे हम प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट के नाम से जानते हैं, स्थापित किए। और PMRU के से एनपीपीए अब कोरोना के मैनेजमेंट में प्रयोग होने वाली प्रत्येक दवा का प्रति सप्ताह पूरे देश में एक सर्वे करवाता है, और वो सर्वे रिपोर्ट हर सोमवार और मंगलवार को एनपीपीए के पास जाती है, और एनपीपीए उसका पूरी तरह से विश्लेषण करते हुए अपनी ओर से दिशा निर्देश जारी करता है। इतना ही नहीं पंकज जी, एक हमें कितनी आवश्यकता पड़ सकती है दवाइयों की, ऐसा एक अनुमान एक्सपर्ट के माध्यम से लगा करके सभी राज्यों को उनकी आबादी के पॉपुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट करते हुए उन्हें बतला दिया गया कि इस दवा की आवश्यकता ईश्वर ना करे, यदि कोई थर्ड वेव आती है, आवश्यकता पड़ सकती है और उसकी इतनी क्वांटिटी आवश्यक होगी, जिसे एनपीपीए ने कहा कि कोविड मैनेजमेंट ड्रग्स का बफर स्टॉक आप अपने पास इन दवाइयों का बना करके रखें, ताकि जो दुर्घटना सेकंड वेव के समय हुई थी, जब हम एक बार प्रारंभ में रेमडेसिविर की कुछ कमी हो गई थी, ऑक्सीजन के लिए हमें दिक्कत हो रही थी, ये एक्टिमरा टोजिलुमैब जिसे बोलते हैं, वो इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। उस ऐसी समस्या से दोबारा हमें 2-4 ना होना पड़े, हमें ऐसा कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वो बफर स्टॉक बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और राज्यों ने अपने अपने जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी रहती हैं या अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वो दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, और सभी प्रोक्योरमेंट एजेंसी, जैसे हमारे यहाँ भी एक सरकारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है जो सरकारी खरीद करती है दवाओं की, तो वह भी कोविड मैनेजमेंट ड्रग्स का बफर स्टॉक एक बहुत बड़ी मात्रा में बना करके अपने पास रख रही है, ताकि देशवासियों को हम आश्वस्त कर सकें। लेकिन फिर भी एक जरूर अपेक्षा रहेगी कि सावधानी ना हटने पाए। त्योहारी सीजन कैसा भी हो, दिवाली भी आ रही है, दशहरा गया, आगे भैया दूज में भी आना है, लेकिन हम यदि कोरोना से स्वयं को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एक प्रण लेना होगा। ये जो तीन चीजें हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इसका हम पालन करते रहेंगे और दोबारा इस देश में तीसरी वेव ना आने पाए, उसका सुरक्षा चक्र ना टूटने पाए, ऐसा प्रयास करें। बिल्कुल, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वैक्सीन हम लोगों ने ले ली, हमने एक आंकड़ा ऐसा स्थापित कर दिया दुनिया के सामने, इतिहास हिंदुस्तान ने रचा है, लेकिन उन सब के बावजूद भी इन 3 चीजों की जरूरत हमें पड़ते रहेगी और हमें इसका अनुसरण करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए, इसे नहीं नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन सर, दवाइयों के उचित मूल्य को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि
कानून बहुत सारे हैं, आपने रेट तय कर दिए, सरकार रेट तय करती है और उस हिसाब से दवाइयों को लोगों तक पहुंचाया जाता है और आम इंसान को दवाइयां बहुत कम दाम में मिले, इस तरह की व्यवस्था इस देश में है। क्या हम ये कह सकते हैं जो कानून है, जो लॉ है, वो क्या कहता है दामों को लेकर, कीमत को लेकर? जी जी, इसके लिए बिल्कुल एक विशेष प्रकार का कानून अपने देश के अंदर है पंकज जी, जिसे हम ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 बोलते हैं। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इससे पहले का जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर था डीपीसीओ 1995 था। तो समय के साथ साथ जैसे ही समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान भी आता है और कानून को निरंतरता से जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार परिवर्तनशील रखना चाहिए, रखना पड़ता है। इसलिए डीपीसीओ 2013 आया और डीपीसीओ 2013 को इन्फोर्स करने के लिए जो एजेंसी थी वह एनपीपीए, जिसे मैं पहले बतला चुका, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, न्यू दिल्ली के अंदर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है। और एनपीपीए ने प्रत्येक राज्य में प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट बनाई, पीएमआरयू जिसे कहते हैं। हरियाणा में भी पीएमआरयू 2019 में ही बन गया था और वो पूरी तरह से कार्य कर रहा है अपने एफडीए अधिकारियों के मार्गदर्शन में। जितने भी ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स रहते हैं जिलों के अंदर, वो इसका कार्य करते हैं। इसका कार्य क्या है? प्रति सप्ताह हम जितनी भी दवाइयां हैं उनका मार्केट सर्वे करते हैं और करवाते हैं, और वो करवाने के उपरांत जैसा साइंटिफिक मेथोडोलॉजी दी जाती है एनपीपीए के द्वारा, उसको करते हुए उसकी पूरी रिपोर्ट मंगलवार प्रति सप्ताह तक, मंगलवार से पूर्व भेज देनी होती है हमें एनपीपीए पर। और वहां जितने भी साइंटिस्ट बैठे हैं वो उसका पूरा विश्लेषण करते हुए देखते हैं कि किसी दवा की कोई किसी स्थान पर कमी तो नहीं आ रही, या किसी दवा का कोई रेट अभी और अधिक कंट्रोल करना तो नहीं रह गया। तो डीपीसीओ 2013 के अंदर शेड्यूल्ड ड्रग्स क्या है? तो जो शेड्यूल 1 ऑफ डीपीसीओ में आती हैं उसे हम शेड्यूल्ड ड्रग्स कहते हैं, और वो दवाइयां उसमें वही डाली जाती हैं जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जिनकी आवश्यकता अपने देश के नागरिकों को सबसे अधिक पड़ती है, और उनकी आवश्यकता जिनकी सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम NLEM में डालकर के, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, हम मतलब केंद्र सरकार डालकर के एनपीपीए के माध्यम से उनके सीलिंग प्राइसेस तय करती है, जो उच्चतम खुदरा मूल्य वो उससे अधिक नहीं हो सकता है। और पीएमआरयू के माध्यम से ये तय किया जाता है कि दवाइयां जो सीलिंग प्राइसेस फिक्स किए गए हैं एनपीपीए के द्वारा उसी के अंतर्गत ही बिके, और उससे अधिक यदि कोई चार्ज करता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि कोविड काल के अंदर जहां हम ऑक्सीजन की मैनेजमेंट में लगे हुए थे, वहीं ये भी हम देख रहे थे, सुनिश्चित कर रहे थे कि इस प्रकार की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो 31 एफआईआर हरियाणा एफडीए द्वारा पीएमआरयू के माध्यम से, या पीएमआरयू ने हरियाणा एफडीए के माध्यम से 31 एफआईआर दर्ज करवाई है। तो इस प्रकार से सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास रहता है कि दवाइयां उचित मूल्य पर, उचित गुणवत्ता की, उत्तम गुणवत्ता की उचित मूल्य पर लोगों को उपलब्ध हो। इतना ही नहीं, मैं एक बात और बतला देना चाहता हूं कि अभी चंद दिन पूर्व, 2 या 3 दिन पूर्व ही एनपीपीए ने जो मधुमेह के रोगी हैं, जो डायबिटीज, जिनको की उन दवाइयों की निरंतर आवश्यकता पड़ती है, उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी 12 प्रकार की डायबिटीज की दवाइयों के भी उच्चतम मूल्य तय कर दिए हैं। इस प्रकार एनपीपीए लगातार काम करता है और उस डीपीसीओ की इन्फोर्समेंट पीएमआरयू के माध्यम से करवाई जाती है। मूल्य निर्धारण को लेकर, उचित मूल्य को लेकर भारत सरकार कैसे सुनिश्चित करती है? जब राज्य सरकारों को दवाइयां दी जाती हैं वहां पर भी मूल्य एक मूल्य रहे, उचित मूल्य रहे, आम लोगों को दवा की कीमत कम से कम में दवा मिले, इसको ये स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से सुनिश्चित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा? जी जी जी, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो मैं पहले बतला चुका कि एनपीपीए दवा के मूल्य का निर्धारण कर देता है। कोई भी दवा का निर्माता तय किए गए मूल्य से अधिक उस दवा के लिए एमआरपी प्रिंट नहीं कर सकता है।
तो ये तय हो गया कि भारत सरकार ने जो भी मूल्य तय किया। अब सुनिश्चित कैसे करते हैं, तो एक फॉर्म 5 रहता है जो कि प्रत्येक निर्माता को किसी भी दवा को मार्केट करने से पूर्व ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका दाम, यदि वो शेड्यूल्ड ड्रग है और भारत सरकार ने उसका सीलिंग प्राइस फिक्स किया हुआ है, यह मैं एक बात और बतला दूं, उससे अधिक नहीं कर सकता। और उसको फॉर्म 5 सभी स्टेक होल्डर्स को, यानी कि जिस होलसेलर को दे रहा है होलसेलर को, रिटेलर को दे रहा है रिटेलर को, और अपनी वेबसाइट पर उसको डालना होता है, एक बात। और दूसरी बात, केवल शेड्यूल्ड ड्रग ही नहीं, हमने कोरोना काल के अंदर देखा कुछ ऐसी दवाइयां जो NLEM की में नहीं थी, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स में नहीं थी, अभी न्यू ड्रग भी थी, लेकिन भारत सरकार ने DPCO के प्रावधान के अंतर्गत उनके मूल्य भी जनता के हित में निर्धारित किए। और मूल्य निर्धारण में जहां मूल्य का उचित होना आवश्यक है, उचित होना दोनों के लिए आवश्यक है। ऐसा भी ना हो कि निर्माता उसको बनाना ही बंद करके चला जाए और उसकी अफोर्डेबिलिटी तो बनाए हम, लेकिन एक्सेसिबिलिटी खत्म कर दें। एक्सेसिबिलिटी खत्म करने का मतलब है कि दवा निर्माता उस दवा का निर्माण निरंतर करता रहे और जनता को वह दवा उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, PMBJPY, इस परियोजना के अंतर्गत भी हजारों दुकानें एक एक राज्य में भी और अन्य राज्यों में खोली गई हैं। और वो दुकानें कोशिश रहती है कि अस्पतालों के निकट खुलें ताकि लोग अधिक से अधिक उसका लाभ उठा पाएं। और जितने भी PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, या जो भी संबंधित दवा कंपनियां उसमें अपना सहयोग करती हैं, तो वह जेनेरिक ड्रग उन दुकानों, जन औषधि दुकानों के माध्यम से जनता को कम से कम दामों पर उपलब्ध करवाने का कार्य करती हैं। एक बात मैं यहाँ बतला दूं, लोगों को एक भ्रम रहता है पंकज जी कि कहीं जिन दवाओं का दाम कम है उनकी गुणवत्ता तो कम नहीं है। मैं ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ बतला रहा हूं कि ऐसा PhD भी हमारे एक साथी ने किया, हमारे एक सेवानिवृत्त राज्य औषधि नियंत्रक ने PhD भी की इस विषय के ऊपर, और ये पाया कि जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता ब्रांडेड दवाइयों की गुणवत्ता के बराबर है, कोई कमी नहीं है। मैं आपके समस्त दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि आप यदि आवश्यकता पड़े तो जेनेरिक दवाइयों का प्रयोग करें ताकि आप उचित या उत्तम गुणवत्ता की दवा उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकें। जी पंकज जी, गुणवत्ता के साथ साथ एक और चीज जो हमारे सामने आती है, आम लोगों के मन में सवाल रहता है, जो आपने अभी इस बात का जिक्र किया, अगर सरकारी अस्पताल में वही दवा मुफ्त दी जाती है और वही दवा बाहर बेची जा रही है, उसकी उसी सॉल्ट की बेची जा रही है, तो लोग विश्वास केमिस्ट की दवा पर करते हैं, विश्वास उस पर कम विश्वास करते हैं, बोले फ्री वाली ये कम काम करेगी। चलिए मैं आता हूं, जिस तरीके से दवाओं को बेचा जाता है, केमिस्ट की मनमानी होती है, दवा को बेचने वाले मनमानी करते हैं, इसके लिए भी कानून होगा। लेकिन लोगों को ये जानना इस दौर में बहुत ज़रूरी है कि कहीं पर वो दवा खरीदते हैं, अगर उन्हें दाम कहीं ऊपर नीचे लग रहे हैं, नीचे तो क्या होंगे ऊपर ही होंगे, ऐसे मौके पर जब हाई तवा मचती है, दवाइयाँ मिलती नहीं हैं, और जब मिल भी रही होती है उसकी रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कानून क्या कहता है, उसे क्या करना चाहिए, वो कानून में है क्या, मनमानी रुक सके? जी कानून बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी दवा ए का यदि कोई मूल्य ₹20 तय कर दिया गया तो कोई भी केमिस्ट उस मूल्य से अधिक पर दवा बेच नहीं सकता। प्रथम, कोई भी निर्माता उस मूल्य से अधिक उस दवा का दाम प्रिंट नहीं कर सकता। द्वितीय, यदि दवा निर्माता ने किसी का दाम अधिक प्रिंट करके बतलाया तो फॉर्म 5 जब वो सबमिट करता है उसी में वो पकड़ा जाता है और वो सीधा उसके लिए जो एक सिस्टम बना हुआ है ऑनलाइन NPPA का, तो वहां तुरंत उसको कैच कर लेते हैं और वो रेड ब्लिंक कर जाता है कि ये तो दवा का दाम इसने निर्धारित मूल्य से
अधिक रख लिया है तो वहीं पर वो चेक कर लिया जाता है, फिर उसको पेनल्टीज भी होती हैं और जहां पेनल्टीज होती हैं उसको फाइन भी भरना पड़ता है। वहीं साथ ही साथ क्योंकि दाम उसने अधिक वसूलने का प्रयास किया तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के सेक्शन 7 के तहत उसके विरुद्ध FIR वगैरह भी करवाई जाती हैं और इसी का प्रयोग करते हुए हरियाणा FDA ने 31 FIR जैसा मैंने पूर्व में बतलाया करवाई भी है। अब आता है दवा विक्रेता। दवा विक्रेता यदि प्रिंटेड मूल्य से अधिक दाम वसूलने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से जो कंज्यूमर है, पेशेंट है, वह उसकी शिकायत PMRU में कर सकता है, FDA के अपने अधिकारियों को कर सकता है, या जहां भी वो शिकायत करेगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कार्य किया जाता है। और कोई भी दवा विक्रेता, आजकल तो पंकज जी कंपटीशन का जमाना है, ये ठीक है कि कोरोना के समय में कुछ दवाइयां बहुत ही कम शुरू में पड़ी जिसकी हमें बिल्कुल भी ऐसा अपेक्षा नहीं की थी कि कोरोना वेव इतनी तेजी से बढ़ेगी। और उसके बाद तो फिर सरकारों ने कुछ दवाओं का वितरण अपने हाथ में भी लिया और उचित दामों पर सरकारी एजेंसियों के द्वारा वो दवाइयां जिन मरीजों के लिए वांछित हैं उन्हें सीधा उनके अस्पतालों में दे करके पहुंचाने का प्रयास किया। टेक्निकल कमेटी उसको अप्रूव करती थी, रोजाना दिन में 2 बार उनकी बैठकें होती थी और इसका पूरा सुपरविजन NPPA PMRU के माध्यम से कर रहा था। तो ऐसा निश्चिंत आपको मैं आश्वस्त करता हूं और आपके दर्शकों को भी आश्वस्त करने का प्रयास करता हूं कि तो मैं यही कहूंगा ईश्वर से प्रार्थना कि तीसरी वेव ना आए, लेकिन अब अगर ऐसा कोई भी दुर्घटना होती है जो केवल और केवल हमारी असावधानी के कारण होगी, हम सावधानी बरतें, दुर्घटना दोबारा ना हो। फिर भी कोई ऐसी यदि आ जाती है, वैश्विक महामारी है, कोई रूप परिवर्तित करते हुए यदि कोई नया स्ट्रेन आता भी है तो अब सरकार ऑक्सीजन के मामले में, कोविड मैनेजमेंट ड्रग्स के मामले में, उनके मूल्य निर्धारण के लिए NPPA या PMRU पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। जी पंकज। शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल दवाइयों के दामों को नियंत्रण कैसे किया जाए, एक सवाल तो ये है, आप नियंत्रण पर जवाब दीजिएगा। लेकिन एक और सवाल ये है कि जो दवाइयां होती हैं, एक तो वो दौर होता है जैसे आज का दौर है, आज कोरोना नहीं है, और एक दौर वो होता है जब महामारी होती है, महामारी आ जाती है और वही दवाइयों की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे वक्त में क्या कानून में भी कोई बदलाव होता है या किसी तरीके से कोई अलग चीज होती है, या फिर यही चीज चली आती है जो आज चल रहा है वो महामारी के दौर में भी चलेगा? नहीं पंकज जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। महामारी के दौर में परिवर्तन पल पल करने पड़ते हैं और उसी के हिसाब से हम चलते हैं। मैं पहले आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं कि शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स। शेड्यूल्ड ड्रग्स के बारे में जैसे आपने पूछा और मैंने बतलाया कि वो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में जो भी ड्रग्स आती हैं या DPCO 2013 के शेड्यूल 1 में जिनको लिस्ट किया जाता है, जो आम जनता के लिए अत्यंत आवश्यक सरकार द्वारा समझी और मानी जाती हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसका तो मूल्य निर्धारण आवश्यक है क्योंकि इसकी हर समय या उसका आवश्यकता रहती है मरीजों को, कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को। तो वो शेड्यूल्ड ड्रग्स होती है जिसके सीलिंग प्राइस फिक्स होते हैं। लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं, जो शेड्यूल में नहीं है या नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में नहीं है, तो उनका मूल्य निर्धारण कैसे करना होता है तो DPCO के प्रावधानों में तय है कि कोई भी निर्माता प्रति वर्ष अपने द्वारा निर्माण की गई किसी भी नॉन शेड्यूल्ड ड्रग का प्राइस राइज 10% से अधिक नहीं कर सकता और उसे यदि अपनी दवा का दाम बढ़ाना है नॉन शेड्यूल्ड का भी, तो उसे पूर्व सूचना NPPA को दे करके अनुमति लेनी होती है। यदि ऐसा वह नहीं करता है, दाम को अधिक बढ़ा लेता है और ऐसा जांच में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, जहां पेनल्टीज लगती हैं। जितना उसने अधिक वसूला उसको भी वसूला जाता है। जो उसने मरीजों को बेची तो उसके लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में FIR वगैरह करवाने का भी प्रावधान रहता है। बेहतरीन तरीके से जी सर, जो जिन सवालों के जवाब आज के दौर में लोगों को चाहिए होते हैं, वो जवाबों के सवाल आपके जरिए आज दर्शकों तक पहुंचे हैं।
एक छोटा सा कमेंट मैं इस पर चाहूंगा सर आपका, आप चलते चलते, वक्त थोड़ा कम है हमारे पास, कि आज कोरोना के आंकड़े नहीं हैं, लोग बेझिझक होकर बाजार जा रहे हैं, तमाम तरह के जो उपाय हमने करने थे उन उपायों को नहीं किया जा रहा है। हालांकि आप पहले बता चुके हैं 3 चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उन सबके बावजूद भी छोटा सा संदेश। जी, मेरा संदेश सभी को यही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमें स्वयं देखिए स्वस्थ रहना जहां मेरा संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है, वहीं स्वयं को स्वस्थ रखना मेरा कर्तव्य भी बन जाता है, क्योंकि स्वस्थ रहना मौलिक अधिकार तो संविधान प्रदत्त है ही, ईश्वर प्रदत्त अधिकार भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवे, हम कहते हैं ना, तो ईश्वर प्रदत्त अधिकार है ना मेरा स्वस्थ है ना। तो अपने अधिकार को पाने के लिए मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना अति आवश्यक होता है। इसीलिए वांछित है कि मैं स्वयं को स्वस्थ रखूं, इसके लिए आवश्यक इन तीनों नियमों का पालन करूं। ऐसी कोरोना वैश्विक महामारी के समय कि मैं असावधान ना हो जाऊं, चाहे आज कोरोना के केस नहीं आ रहे हैं तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर पालन करूं, मास्क लगाऊं यदि नजदीक जाना होता है, और हैंड सैनिटाइजर का मैं प्रयोग करूं। यदि ऐसा करता रहता हूं तो निश्चित रूप से तय जान मान लीजिए कि मैं न केवल स्वयं को बचाता हूं, परिवार को बचाता हूं, समाज को बचाता हूं, अपितु मैं राष्ट्र को भी बचाता हूं। और राष्ट्र उन्नति के पथ पर चले, प्रगति के पथ पर चले, इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र पर अनावश्यक बोझ इस वैश्विक महामारी का ना पड़े, और उस बोझ से राष्ट्र को बचाने का दायित्व हम संभ्रांत नागरिकों का ही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये संदेश देता हूं आपके समस्त दर्शकों को। बहुत शुक्रिया नरेंद्र आहूजा, विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। आप ड्रग्स कंट्रोलर हरियाणा, और जिस तरीके से आज दवाओं को लेकर बात हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के तमाम दिशा निर्देशों और नियमों का पालन क्या हम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लीजिए और मान लीजिए कि इसके साथ ही चलना है, क्योंकि अपने आप को भी सुरक्षित रखना है और दूसरे को भी सुरक्षित रखना है। देश सुरक्षित अपने आप हो जाएगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एमएचवन प्राइम के साथ।